We are going to do an example on the basis of force due to a solid sphere, gravitational force. एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस r है और ये बताया गया कि इससे कुछ दूरी पे से 2r डिस्टेंस पे एक पॉइंट मास m पड़ा हुआ। ओके, तो ये बता दिया गया फोर्स, और ये कौन है? सॉलिड स्फीयर। तो फोर्स ऑन पॉइंट मास एट P, पॉइंट मास कितना m है ना, और मास m एट P इज F, राइट? ये बताया हुआ। अब कहता है सम पोर्शन ऑफ स्फीयर इज कट आउट। होते हैं रेडियस के डायमीटर का, जितना उसका रेडियस था ना उतने डायमीटर का स्फीयर इज टेकन आउट। तो व्हाट इज द, दिस इज द फोर्स ऑन पॉइंट मास, फोर्स ऑन पॉइंट मास m at P due to whole sphere, है ना, due to complete sphere। is F। फिर एक रेजी बोल के what is the force, find force on mass m when a sphere of diameter r as shown in figure is taken out। यहां आपको पता है, बोलूंगा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया, सुन लिया, नोट कर लेना, पॉज करके वीडियो खुद सॉल्व करना, ठीक है? 1-2 मिनट सोचना, फिर सॉल्यूशन की तरफ देखना। तो मैंने मान लिया कि आपने पॉज कर दिया है और अभी अपना कर रहे हो ना, अब मैं फिर दोबारा उसके बाद शुरू कर रहा हूँ। जब आप पॉज करने के बाद देख रहे हो, तो जब आप पॉज करने के बाद देख रहे हो तो इसमें एक टेक्निक भी हमने मतलब सीखनी है कि पहले क्या करें हमें, क्योंकि स्फीयर्स के सेंटर वाली थ्योरम लगा सकते हैं। स्फीयर के इधर उधर मास हुआ, सेंटर ऑफ मास ऐसा कुछ नहीं। कई बच्चे, अभी मैं पहले आपको दे दूँ वार्निंग, या आप कर चुके हो गलती वाली। कई बच्चे सोचते हैं जो बैलेंस बच गया उसका सेंटर ऑफ मास ढूंढ लेते हैं, ऐसी कोई थ्योरम नहीं है। स्फीयर की वजह से मुझे फॉर्मूले पता है, और स्फीयर होगा तो उसके आउटसाइड पड़ा तो भी मैं बता दूंगा, इनसाइड पड़ा तो भी देख लूंगा, लेकिन स्फीयर स्फीयर होना चाहिए। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 स्फीयर नजर आएंगे मुझे। पहले तो मैं क्या करूं, जब स्फीयर कंप्लीट था तो कितनी फोर्स थी, बोला तो F, लेकिन वो F कितनी थी? तो F हुई हमारे पास G कैपिटल M, जो यहां भी नहीं लिखा हुआ, मुझे मानना पड़ेगा कि मान लो इस सारे m किसका मास माना है, मास ऑफ सॉलिड स्फीयर, राइट? तो कितनी फोर्स होगी, Gmm अपॉन कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, सारा का सारा मास कहां नजर आ रहा है मुझे, इसका सेंटर पे, 2r का स्क्वायर, जिसको वो f बोल रहा है वो मेरी भाषा में फिलहाल Gmm अपॉन 4r स्क्वायर। बढ़िया। अब मैं क्या करूंगा, रिमेनिंग पार्ट भी फोर्स चाहिए ना, तो क्यों ना मैं छोटे स्फीयर को, ये एक ओरिजिनल स्फीयर पहले मानो पड़ा हुआ है,
अगर यहाँ सिर्फ छोटा स्फीयर जहां भी है पड़ा होता, उसके लिए भी ये पॉइंट कहाँ होता, आउटसाइड। तो मैं इस छोटे स्फीयर की वजह से उसकी फोर्स निकालने उधर तो छोटे स्फीयर के लिए पंगा करना पड़ेगा हमें। इसका सेंटर हमें ओ डैश पे लेना पड़ेगा, मैंने रंग ज्यादा भर दिया। और इसका दो बातें, ये डिस्टेंस r/2 और फर्दर डिस्टेंस कितना r, बिकॉज ये टोटल 2r था, तो टोटल 2r में ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है, तो 2r हो गया। तो अब यहाँ पे दो बातें ध्यान से देनी है, देखनी है आपने। ये जो छोटा स्फीयर बना ना, उसका अपना रेडियस r/2, स्मॉल स्फीयर का रेडियस r/2, और इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है वो 3r/2। तो हमारा फोकस पता कहाँ पे है कि बड़े स्फीयर को गोली मारो, बड़े का जो छोटा पार्ट है वो जो अपने आप में सॉलिड वहीं पे जब पड़ा हुआ, तो वो कितनी फोर्स लगा रहा था। फोर्स बाय स्मॉलर स्फीयर। फोर्स बाय स्मॉलर स्फीयर के लिए आपको इसका मास भी एज्यूम करना पड़ेगा, निकाल लेंगे, क्यों बोला, m का मास r है, तो r/2 में कितना होगा। फिलहाल उसे m डैश से काम चला लेते हैं। क्या लिखो, gm डैश। काफी मैथमेटिकल सा रहेगा वो मैथमेटिक्स इस वजह से कि मैं आपको समझा कर रहा हूँ, अपना अपना करना हो तो बच्चे कर ही लेते हैं चाहे तो। 9 4/9 r², राइट। तो अब यहां पे मैं f डैश को अब अभी जब तक मैं m डैश की पुट करता ना, मेरा कोई किसी काम का नहीं है। मैं f डैश को इन टर्म्स ऑफ f भी लिखना है, मैंने यहाँ फोर्स पूछी हुई है, तो दो तीन काम मुझे करने पड़ेंगे। थोड़ा सा बड़े बच्चों की तरह करने हैं। वैसे तो बच्चों r³ के आगे से याद करो, r³ की प्रोपोर्शनलिटी बनती स्फीयर्स की। फिर भी चलो मैं आपको बड़े बच्चों की तरह, थोड़ा छोटे बच्चों की तरह सॉरी, डेंसिटी दोबारा भी छोटे की ले ली, छोटे का मान छोटे का वैल्यू। इस चक्कर में तो अगर मैं जैसे आपको बोलना चाह रहा हूँ कि क्यूब की प्रोपोर्शनलिटी बनती है रेडियस के क्यूब की, तो रेडियस हाफ रह गया तो m/8। तो अगर मैं बड़ा हो चुका हूँ तो मैं आगे से वहाँ थोड़ा टाइम लगाऊंगा, मैंने जेई करना नीट करना था, तो m/8 मास है इसका। अभी काम बहुत दूर है, अभी f डैश में m डैश भरो। तो f डैश कितना आ गया 4/9 g बाय r², और ये है m/8 इंटू स्मॉल m। तो ये आ रहा हमारे पास gmm अपॉन 18 r², 9 2 18। राइट, तो बस अब क्या करें, अगर हम मैं f डैश अपॉन f कर दूं अगर, तो मैं एक बार फाइनल चेक मार लूं, 4/9 ठीक आया था हमारा, 2 2 4/9। कैलकुलेशंस लाइव में तो मैं बच्चों की हेल्प ले लेता हूँ कैलकुलेशंस की, तो वो m/8 आ गया। m/8 आने से 4 2 8 9/10, राइट। अब मैं f डैश अपॉन f कर रहा हूँ, which gives me gmm अपॉन 18 r² और gmm अपॉन 4 r²। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, देखिए इट इज 4/18, it is 2/9. What I have achieved here, I have achieved something here and I am very near to the answer now.
एफ डैश इज इक्वल टू 2/9f। नाउ आई होप जो फाइनल आंसर निकालना होगा समझ आया भी आपको। अभी आंसर आया नहीं है अभी। अब हमने पता है क्या है, फोर्स ड्यू टू रिमेनिंग पूछी हुई है। तो ये आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, आप बड़े हो गए हो लेकिन फिर भी। तो फोर्स ड्यू टू रिमेनिंग कैसे ढूंढनी, ये वाला हमने ना सारे की फोर्स निकाली थी हमने, अगर सारे में से ये भी शामिल था तब, तो अगर सारे की फोर्स जो है उसमें से स्मॉलर की फोर्स बाहर निकाल दें तो बैलेंस बच जाएगी। फोर्स कंप्लीट माइनस स्मॉलर, तो इट कम्स आउट टू बी f minus 2/9f, it is 7/9f। We will move to the next topic from here। तो यहां भी मैं करूँ मूव्स। तो हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जानने से पहले ग्रेविटी किसको बोलते हैं, ये निक नेम है ग्रेविटेशनल फोर्स का। अगर अर्थ या कोई प्लेनेट लगाए तो क्या मतलब है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो शॉर्ट में बाय अर्थ और ए प्लेनेट, ग्रेविटेशनल फोर्स बाय अर्थ और ए प्लेनेट ऑन ऑब्जेक्ट्स नियर बाय इट। अब नियर बाय एक जनरल वर्ड है, थोड़ी दूर भी होगा तो फोर्स फोर्स ये नियर बाय इट इज कॉल्ड व्हाट, ग्रेविटी। तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर कोई फोर्स लगेगी, अर्थ फोर्स लगाती है आप पहले से जानते हो, तो फोर्स लगेगी उसे छोड़ेंगे तो एक्सेलरेट करेगी। तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम ना लगाता हुआ, क्योंकि हमने पहले भी जब मोशन अंडर ग्रेविटी में किया हुआ है, तो इसलिए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन बॉडीज ड्यू टू, एक्चुअली जनरली हम बोल देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अ प्लैनेट, उसकी प्रॉपर्टी है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन बॉडीज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और प्लैनेट, राइट। तो वी कम टू द पॉइंट डायरेक्टली, दैट इज इसके वो कैलकुलेशंस वगैरह करके देखें कि जो अगर अर्थ के हम
बिल्कुल सरफेस पे पहले मापेंगे, फिर अर्थ से ऊपर जाके देखेंगे, फिर अर्थ के अंदर भी जाके देखेंगे, राइट। तो हमारा टॉपिक है बेसिकली वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट वेरियस पॉइंट्स। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट एट द सरफेस ऑफ अर्थ। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वी कैन अज्यूम अर्थ एज अ स्फीयर। Acceleration due to gravity due to Earth, and Earth or any planet one and the same thing, right? So number one, at surface of Earth, तो अगर हम अर्थ को एक स्फीयर मान लें, जो है भी है स्फीयर, लेकिन नो डाउट थोड़ा सा इक्वेटर पे बल्ज आउट है, पोल्स पे थोड़ी फ्लैट है, तो लेकिन फॉर और अगेन यूनिफॉर्म डेंसिटी भी नहीं है अर्थ की, है ना, लेकिन assumptions माननी पड़ेगी। दो assumptions कौन सी मानी हमने कि अर्थ इज ए सॉलिड स्फीयर of what? Uniform density। छोटा सा क्वेश्चन भी हो गया। तो m is the mass of earth, capital R is the radius of earth। तो हमारे केस में अगर हमें एट सरफेस ऑफ अर्थ चाहिए, तो हम सरफेस ऑफ अर्थ पे एक छोटा सा कोई मास वहां रख दे या बॉडी रख दे, सरफेस पे रख दी हमने, और इस केस में हम अर्थ का सारा मास कहां मान सकते हैं? सेंटर में। अभी शेल थ्योरम के हिसाब से किया है, ये ओ यहां से सेंटर है, तो मास ऑफ अर्थ सेंटर पे है नहीं, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द बॉडी एट द सरफेस, तो सारा का सारा मास सेंटर में मान लिया, और उन दोनों में डिस्टेंस कितना आ गया? रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। तो फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, मैं जानबूझ के पहले जी लिख रहा हूं, जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो मान लो सरफेस को टच नहीं कर रही, तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगी, उसी एक्सेलरेशन का नाम तुमने क्या रखा हुआ है? स्पेशल नेम दे दिया हुआ जी। फ्रॉम न्यूटन्स लॉ एक्सेलरेशन क्या होती है? फोर्स अपॉन मास, राइट। तो इसे मैं एफ जी बोल देता हूं। तो एफ जी मेरा बोलने में दोबारा हमारा ना, आपकी कॉपी भी ज्यादा आपको लगेगा पता नहीं क्यों खास है, तो सीधा मैं यहां पे जी लिख रहा हूं। दिस विल बी व्हाट? आपको दिल में नजर ए आ रही है, एफ अपॉन स्मॉल एम। माइंड इट, इस पे एफ लग रही है, इसी का मास आएगा एक्सेलरेशन में, तो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एम। देखो बच्चों, इस एक्सप्रेशन में मास ऑफ बॉडी गायब हो गया, वो हमारी किसी की गलती नहीं है, वो नेचर ऑफ फोर्स की है, चक्कर है कि फोर्स m के प्रोपोर्शनल है, फोर्स m के प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन m के इनवर्सली है, कट गया। तो g ऑफ ए प्लैनेट क्यों बोलते हैं कि ये बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता। कोई प्लैनेट किसी बॉडी को कितनी एक्सेलरेशन से खींचेगा, ये बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करेगा। कॉन्ट्राडिक्शन आती है, यार बॉडी बड़ी है तो बड़ी फोर्स लग जाएगी, फोर्स बड़ी लग रही है बड़ी बॉडी को, छोटी को छोटी लग रही है, तो बड़ी को बड़ी फोर्स लग रही है, तो उसका मास भी ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन डिवाइड हो गई, फिर खत्म हो गई। तो व्हाट इज द पॉइंट है? पहली बात तो ये एक्सप्रेशन किसके लिए है? जी सरफेस पे है। ये जी मैंने सिंपल ना रिजर्व कर लूंगा सारी इस चैप्टर में, सरफेस पे ये इस एक्सप्रेशन को। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी of a body does not depend
upon its mass. In other words, that is acceleration due to gravity for all bodies is same. Acceleration due to gravity for all bodies is same, irrespective of their masses. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. फिर किस पे डिपेंड कर रही है? प्लैनेट के मास पे. G is proportional to, फिर मैं आपको इंग्लिश लिखने में टाइम नहीं वेस्ट कर रहा. मास ऑफ प्लैनेट्स G is inversely proportional to square of the radius of the planet. Okay, fine, that's great. एक G का एक्सप्रेशन और चेंज करें कि अगर डेंसिटी प्लैनेट की पता हो या ना पता हो, तो सेम एक्सप्रेशन चल रहा है. इफ रो इज द डेंसिटी ऑफ प्लैनेट, देन मास को हम क्या पुट कर सकते हैं? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. अब स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है पता है आपको? वेरी गुड, 4/3 पाई आर क्यूब. तो आप मेरी खातिर इस एक्सप्रेशन में m को पुट कर दो. खुद पुट करो, मेरी वेट ना करो. तो इस चक्कर में G इज इक्वल टू G अपॉन आर स्क्वायर डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब. G इज इक्वल टू 4/3 पाई आर. ओ G कहां गया? G रो इंटू आर. लेट मी चेक, कोई जल्दी मेरे से कोई. G बाय आर स्क्वायर था, आर क्यूब हो गया. बिल्कुल. अब आप वैसे सारे बड़े बच्चे हो, कई बार बच्चे पूछते हैं सर वो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. नहीं भैया, कंपैरिजन जैसा पूछा होगा. कई बार बोलेगा दो प्लैनेट उनके सेम मास है ना, रेडियस अलग अलग आ रही है. कोई बोलेगा दो प्लैनेट है उनकी सेम डेंसिटी है, तो ये यूज हो जाएगा फॉर्मूला. आई नो